गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। मुझे आशा है कि आप सभी आनंद होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाषा मनी भाग 8 के अंतर्गत पाठ 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है तीसरी लड़की। यह पाठ प्रख्यात बाल साहित्य लेखिका सुरेखा पानंदीकर के द्वारा रचित है। इसमें यह बताया गया है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। यहाँ के लोग पुरुषों की प्रधानता ज़्यादा देते हैं। उनके लिए तरह तरह की सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। वहीं पर लड़कियों को सुविधा नहीं दी जाती है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आज भी हमारे समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस के बल पर कुछ इस तरह का कीर्तिमान स्थापित किया है जो पुरुषों के लिए निश्चित रूप से ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य है। यानी लड़कियां लड़के से कम नहीं होती। उन्हें यदि उचित माहौल दिया जाए, लड़कों की भांति उन्हें भी सुविधा यदि दी जाए, तो वे भी हर क्षेत्र में अव्वल आ सकती है। वह भी कीर्तिमान स्थापित कर सकती हैं। तो इस पाठ में इसी बात की चर्चा की गई है कि लड़कियां भी लड़के से कम नहीं होती, बशर्ते कि उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ को। और इस पाठ को पढ़ने से पहले आप अपनी किताब निकाल कर बैठ जाएं। कलम और कॉपी पास में रख लें, ताकि जहाँ कुछ कठिन शब्द आए तो आप उसे नोट कर सकें। तो ये शुरू होते हैं। कहानी की शुरुआत होती है माँ अपनी बच्ची को कहती है कि जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरे बाबूजी को ऑफिस जाना है। यानी माँ अपनी बच्ची से किचन में काम करवाती है। उसके मन में अपनी बेटी के प्रति संकीर्ण भावना है। वह जानती है, यानी उसके मन में इस तरह की सोच है कि लड़कियां केवल चूल्हा चौका तक ही सीमित है। इसलिए उसे बचपन से खाना बनाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पढ़ाई लिखाई फालतू की चीज है लड़कियों के लिए, इस तरह की सोच है माता की। तो तीसरी लड़की है यह, उस घर में तीसरी लड़की है और उससे किचन में काम लिया जाता है पढ़ने के लिए। वह बहुत जिद करती है, लेकिन उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है। लेकिन वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण किस तरह से आगे बढ़ती है, आप इस पाठ में देखिए। तो कहती है जल्दी जल्दी हाथ चला, यानी सब्जी काटने के लिए कहती है। उसे सब्जी काटने के लिए दे दी गई है और माँ कह रही है कि जल्दी जल्दी हाथ चला, यानी जल्दी जल्दी सब्जी को काट, क्योंकि तेरे बाबूजी को ऑफिस जाना है। सब्जी नहीं बनी तो खाना कैसे खाएंगे वे। तो इस पर बच्ची कहती है कि माँ, अब 1 किलो सब्जी काटने में कुछ देर लगेगी ही। जल्दी है तो आलू उबले रखे हैं, उसके पराठे बना दो। इस पर माँ कहती है 2 ही तो आलू हैं, उनका रायता बनाऊंगी, बबलू को पसंद है। बबलू बेटा है। उस घर में 3 बहन के बाद एक भाई है जिसका नाम बबलू है। तो बबलू के लिए वह कितना कुछ करती है आप देखिए। वो माँ कह रही है कि 2 ही तो आलू है,
उनका रायता बनाऊंगी, यानी बेटा के लिए रायता बनाएगी। और कहती है बबलू को बहुत पसंद है, दोपहर को स्कूल से आने पर खा लेगा, अभी तो ब्रेड दे दी है, यानी उसे नाश्ते में ब्रेड देकर भेजी है। और बोल रही है कि छुट्टी में जब घर आएगा तो उस जो 2 उबले हुए आलू हैं उसका रायता बनाकर दे दूंगी। माँ आज मैं भी नाश्ते में ब्रेड खाऊंगी, ऐसा। ये तीसरी लड़की जो है वो कह रही है कि मुझे भी आज ब्रेड खाने का मन कर रहा है। उसे प्रतिदिन बासी खाने के लिए दिया जाता है, रात की जो रोटी बच जाती है उसे ही इसे खाने के लिए दिया जाता है। इसलिए वह कह रही है कि माँ आज भी मैं नाश्ते में ब्रेड खाऊंगी, रोज रात की बची रोटी खा खा कर तंग आ गई हूँ। तो माँ कहती है ब्रेड बबलू के लिए है, वह बेटा है, कुल दीपक है, और तू। बेटा को कह रही है कि तुम, बेटा को कह रही है कि वह कुल दीपक है, यानी कुल का नाम रोशन करने वाला है, और तू तो पराये घर की वस्तु है, तुम तो पराये घर का धन है। कुछ दिन के लिए मेरे पास है, फिर तो तुम्हें दूसरे के घर जाना है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा खिलाकर मैं क्या करूं। तो लड़की कहती है कि जानती हूं मैं लड़की हूं, वह भी तीसरी, जब होश संभाला है रोज रोज यही तो सुन रही हूं। माँ कहती है अच्छा अच्छा, अब बातें ना बना और सब्जी काट, और सुन बाहर का कमरा संवार दे, बाबूजी नहाने गए हैं तब तक। मैंने घर का सारा काम वह बेटी से ही करवाती है, और बेटा को बिल्कुल महाराज की तरह, राजकुमार की तरह रखती है, उसे एक भी काम नहीं करने के लिए कहती है। माँ अभी मुझे पढ़ना है, घर के काम स्कूल से लौटकर कर लूँगी। लेकिन बेटी करिए कि नहीं, मैं अभी नहीं काम करूँगी, मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ने जाना है, मुझे भी पढ़ने जाने दो, जब मैं पढ़ कर आऊँगी तो सारा काम कर लूँगी। तो माँ झल्ला करके कहती है अरे पढ़ना पढ़ना क्या लगा रखा है, कौन सी अफसर बनना है तुम्हें, चूल्हा चौका और घर संवारना यही काम है लड़कियों का, जा पहले कमरा साफ कर। वह डांट कर बोलती है लड़की को। माँ अगले शुक्रवार को हमारे स्कूल की लड़कियां एनसीसी कैंप पर मनाली जा रही है। पर वह लड़की, तीसरी लड़की जिसका नाम निशा है, वह कहती है कि माँ अगले शुक्रवार को स्कूल की लड़कियां एनसीसी कैंप जा रही है मनाली, मुझे भी जाने की इच्छा है, मुझे भी जाने दो। और एक पर्ची, एक रिसिप्ट लेकर आती है, उस पर कहती है कि दस्तखत कर दो, बाबूजी को कहूँगी तो वे नहीं करेंगे। ऐसा निशा ने कहा कि तुम तो माँ हो, माँ ज़्यादा ममतामयी होती है, मैं पिताजी से नहीं कह सकती, इसलिए तुम इस पर्ची पर दस्तखत कर दो ताकि मैं भी एनसीसी कैंप जा सकूं। एनसीसी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यह सैनिक की ट्रेनिंग, यहाँ सैनिक की ट्रेनिंग दी जाती है। और यदि किसी की इच्छा होती है आर्मी में जाने की, सेना में बहाल होने की इच्छा होती है, तो उसे छूट मिलती है। सरकारी विद्यालय में एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है। सामान्यतः वैसे विद्यार्थियों का चयन किया जाता है जो शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट होते हैं, उन्हें एनसीसी के लिए चुना जाता है। तो उसमें यह चयनित है, एनसीसी का ये कैंडिडेट है, और एनसीसी के माध्यम से कैंप ले जाया जा रहा है मनाली। इसकी भी इच्छा है मैं भी जाऊं, लेकिन माता और पिता इच्छा नहीं है। तो इस पर माँ कहती है 8 दिन के लिए बाहर जाएगी, दिमाग तो नहीं खराब हुआ तेरा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, स्कूल क्या जाती है, खर्चा करवाती रहती है, क्या खर्चा है मेरा माँ। निशा कहती है कि क्या खर्चा है मेरा माँ,
स्कूल में फीस नहीं लगती मेरी, किताबें भी पुरानी मांग कर लाती हूँ बड़ी लड़कियों से, और कैंप के लिए भी खर्चा कहाँ मांग रही हूँ। कैंप में जाऊंगी, इसमें आप को कोई खर्च नहीं देना होगा, सारी जवाबदेही सरकार की होगी। कैंप जाने में जो भी खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी, आप केवल इजाज़त दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए। निशा तपाक से बोली, तुरंत बोली कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप केवल अनुमति दे दीजिए। नहीं मिलेगी, कोई ज़रूरत नहीं है कैंप में जाने की, मैंने कह दिया सो कह दिया, माँ दृढ़ स्वर में बोली। पर क्यों हर बात के लिए मुझे ही मना करती हो? मैं लड़की हूं तो क्या हुआ, आप भी तो लड़की थी कभी, क्या आपके माता पिताजी ने भी आपको हर बात के लिए मना किया था? निशा ने पूछा। और नहीं तो क्या, अगर मुझे पढ़ने देते तो डॉट 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 है, आगे पूरा वाक्य नहीं बोल पाई है। यदि मेरे माता पिता पढ़ने देते तो मैं भी कुछ करती, लड़की होने के कारण मेरे माता पिता मुझे पढ़ने नहीं दिए, इसलिए मैं भी तुम्हें पढ़ने नहीं दे रही हूँ। और फिर भी आप मुझे मना कर रही हैं, आपको तो मुझे बढ़ावा देना चाहिए, ऐसा निशा ने कहा माँ से। ये आपके गार्जियन, आपके अभिभावक मान लीजिए कि नहीं पढ़ाए, लेकिन मुझे तो पढ़ाना चाहिए आपको। बस बस बहुत हो चुका, मुझे सीख मत दे, ऐसे ही होता आ रहा है। मैं अकेली थी, फिर भी अपूर्ण वाक्य, मतलब कि मैं अकेली थी, घर में अकेली संतान बेटी थी, और फिर भी मुझे पढ़ने नहीं दिया गया। तुम तो तीन बहन हो, तीन को मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी? क्यों चिल्ला रही है री निशा, चल खाना लगा। बाबूजी आ गए स्नान करके, और उन्होंने निशा से कहा कि क्यों रे निशा, बहुत चिल्ला रही है, चल जल्दी खाना लगा, बहुत बोलती है तुम, कमो निमो तो चुपचाप काम करती है, पर तू है कि बहस के बिना काम ही नहीं करती, लगता है तेरा स्कूल बंद करवाना पड़ेगा, तुम बहुत बोलने लगी है। इस तरह से बाबूजी बरस पड़े। कभी नहीं छोड़ूंगी स्कूल। इस पर निशा कहती है कि मैं स्कूल कभी नहीं छोड़ूंगी, समझ क्या रखा है? कहते हुए निशा बाहर के कमरे में आ गई। जल्दी जल्दी कमरा संभाल कर पढ़ने बैठी, गुस्से से भरी, बिना खाना खाए स्कूल पहुंच गई, चुपचाप सीट पर बैठ गई। वह बिना कुछ खाना खाए ही स्कूल पहुंच गई और उदास भाव में सीट पर बैठ गई। उदास मुद्रा में देखकर सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ निशा, चुप क्यों है, चेहरा भी उदास है? ऐसा उषा नाम की उसकी सहेली ने पूछा। वही हमेशा का किस्सा है, कहते हैं मत जाओ, कुछ नहीं करो, बस कोल्हू के बैल की तरह चुपचाप काम करते रहो। कोल्हू का बैल, ये मुहावरा है, कहावत है, कोल्हू का बैल होना, उन्हें दिन रात काम करते रहना। यानी निशा अपनी सहेली से कह रही है कि मेरे माता पिता समझते हैं कि मैं कोल्हू के बैल बनी रहूं, यानी दिन रात केवल काम करते रहूं। तंग आ चुकी हूं मैं उषा, यानी अपने गार्जियन से, अपने अभिभावक से, माता पिता से मैं परेशान हो चुकी हूँ। निशा क्या हुआ, तुम्हें तो मैं बड़ी हिम्मत वाली लड़की मानती हूँ, तुम पर तो हमारे एनसीसी ग्रुप की जिम्मेदारी है। यानी एनसीसी ग्रुप, एनसीसी के जितने कैडेट्स हैं उन सबों में निशा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। सबों को विश्वास है कि ये एनसीसी में बहुत बढ़िया करेगी, आगे जाएगी, इसीलिए कहती है कि तुम्हारे ऊपर तो जिम्मेदारी है, तुम्हें तो सुबह से ढूंढ रही थी मैं, इस साल हमें एनसीसी कप जीतना है और तुम सबके भरोसे हम जरूर जीतेंगे। मैडम मैं नहीं जा पाऊंगी, निशा ने कहा। निशा ने कहा कि मैडम मैं इस बार एनसीसी कैंप नहीं जा पाऊंगी। तो मैडम पूछती है क्यों, क्या हुआ? तो निशा कहती है माँ ने मना कर दिया। गर्दन हिलाकर निशा ने अपना मुंह ढक लिया, रोने लगी, फिर भी आंसू न रोक पाई। वह रोने लगी, उसकी आंखों से अनायास आंसू छलक पड़े। मैडम ने उसे थपथपाया, हिम्मत बंधाई और पूछा क्यों मना कर रही है माँ? निशा की सुबकियां शुरू हो गई। निशा सुबकियां ले रही थी, हिचकियां ले रही थी। तो इस पर मैडम ने कहा पहले शांत हो जाओ। कहाँ तक और कैसे शांत रह सकती हूँ मैडम? हताश स्वर में निशा ने पूछा। निशा
ने निराश होकर कहा कि मैं कैसे चुप रहूं मैडम, मेरे माता पिता ही बहुत संकीर्ण विचार के हैं, मैं कैसे चुप रहूं, मैं कैसे जा पाऊंगी कैंप। पर हुआ क्या यह तो बताओ, अपनी मैडम को भी नहीं बताओगी। निशा से रहा नहीं गया, मन का सारा दुख उमड़ पड़ा और वह बोलने लगी कि मैं माता पिता की तीसरी लड़की हूं ना, पहली 2 बहनें, फिर मैं, मेरे बाद भाई बबलू, निम्मो दीदी जो मुझसे 2 साल बड़ी है उनका भी स्कूल बंद है क्योंकि बबलू को अंग्रेजी स्कूल में ट्यूशन के लिए पैसा चाहिए। यानी बबलू को पढ़ाने के लिए दोनों बहनों की पढ़ाई बंद है। निशा से जो 2 बहन बड़ी है उन दोनों की पढ़ाई बंद कर दी गई है। किस लिए? बबलू को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यदि सभी लोग पढ़ेंगे तो बबलू की पढ़ाई अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, कोई बढ़िया स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो पाएगा। इसलिए लड़कियों की पढ़ाई को बंद करवा दिया गया है ताकि घर की जो भी आमदनी हो वो बबलू पर खर्च हो सके। कम्मो दीदी सिलाई कढ़ाई करती है, यानी बड़ी वाली लड़की जो है उसे सिलाई कढ़ाई करवाई जाती है। मैं हूँ जो घर में बैठने की बात न मानकर पढ़ रही हूँ, फीस नहीं देनी पड़ती, तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ। और सबसे छोटी लड़की जो निशा है इसे सरकारी विद्यालय में दाखिला दिलवा दिया गया है जहाँ की फीस नहीं लगती है। बबलू को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए 4000 रुपये दिए थे बाबूजी ने, और हर महीने फीस और ट्यूशन अलग से। मुझे आज स्कूल छुड़वाने की भी धमकी दी है, एनसीसी कैंप में कैसे जाने देंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। अभी तुम शांत हो जाओ, तुम मिलकर अपने कार्यक्रमों की तैयारी करो, तुम्हारी माँ और बाबूजी को मनाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैडम ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी माता को तुम्हारे पिता को मनाना ये मेरा काम है, तुम तैयारी करो, मैं जाऊंगा तुम्हारे घर और तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता से मैं अनुमति लेकर आऊंगी। चलो अब मुंह धो डालो और अपनी क्लास टीचर से पूछकर मेरे पास कैंप की तैयारी के लिए आओ। दूसरे दिन निशा का खिला हुआ चेहरा देखकर उसकी सहेलियां समझ गई कि मैडम आशा ने निशा के माता पिता को मना लिया है और निशा कैंप में जाएगी। इससे पहले कि वे निशा से कुछ पूछती, स्कूल की घंटी बज गई। प्रार्थना के तुरंत बाद आशा मैडम ने कैंप में जाने वाली लड़कियों को बुलाया। उसके बाद तो कार्यक्रमों की तैयारियों में यूनिफॉर्म्स यानी पोशाक, गणवेश और कैंप के लिए सामान इकट्ठा करने में 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और फिर वह दिन भी आया जब वे कैंप पहुंचे। अब कैंप चली गई है। कैंप का पहला दिन का अनुभव बता रहा है। पहले दिन से प्रारंभ हुआ कैंप जीवन। सुबह मैदान में परेड और सैनिक प्रशिक्षण, दोपहर को क्लासों में ट्रेनिंग, शाम को स्पर्धा यानी कंपटीशन और रात होते होते मनोरंजन के कार्यक्रम। इस टाइम टेबल के बाद तो थकावट से चूर चूर हो जाती थी सब। यानी कैंप में क्या करवाया जाता था, सबसे पहले मैदान में परेड किया जाता था, परेड करवाया जाता था सुबह सुबह। उसके बाद ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर क्लास से भी करवाया जाता था, इसके बाद कंपटीशन करवाया जाता था और रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते थे। इतना काम करने के बाद निशा थककर चूर हो जाती थी। अंतिम दिन जब आखिरी स्पर्धा के बाद निशा के स्कूल को शील्ड मिली तब सारी थकावट रफ्फू चक्कर हो गई। कितना भी मेहनत करना पड़ता है, कितना भी कठिन कोई काम करता है, जब वह सफल हो जाता है किसी काम में तो उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है, उसे गम नहीं होता है। तो यही हुआ। वहाँ बहुत से विद्यालयों से कैंप में लोग गए थे। कंपटीशन विद्यालयों के बीच करवाया गया, लेकिन उस कंपटीशन में निशा के स्कूल के विद्यार्थियों को जीत हासिल हुई, इसलिए उसकी सारी थकावट
दूर हो गई। आनंद विभोर होकर, आनंद में एकदम डूब करके सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। इसके बाद कैंप से जब वह वापस आती है तो उसकी माँ ताना कसती है, लो आ गई मेम साहब, अब जल्दी से लड़कों का पहरावा उतार कर काम में लग जाइए। आते ही माँ ने ताना कसा। जब कैंप से घर वापस आई तो उसकी माँ ताना कसते हुए व्यंग कमेंट करते हुए कहती है कि आ गई मेम साहब, जल्दी से लड़कों का पहरावा उतारो और काम में लग जाओ। बाबूजी क्या कहते हैं? बाबूजी को पैसे की चिंता है। उन्हें पता था कि एनसीसी कैंप में जाने पर कुछ सरकारी राशि दी जाती है, तो वे पैसे की मांग करते हैं। पूछते हैं कितने पैसे मिले री? ला तो बाजार से कुछ सौदा लाऊं, बाबूजी बोले। निशा के सारे सपने अपने निमो दीदी के लिए साड़ी लाने के मन में ही रह गए। निशा ने सोचा था कि जो भी पैसे मुझे मिले हैं उस पैसे से मैं अपनी बहन के लिए साड़ी खरीद कर दूंगी, लेकिन पिताजी ने उसके सपने को साकार होने नहीं दिया, उससे पैसे मांग लिए। मिले हुए 150 रुपये बाबूजी को देकर निमो दीदी से लिपट कर वह रोने लगी। 150 रुपये मिले थे, वह 150 रुपया अपने पिता को दे दी और रोने लगी। कोई बात नहीं निशा, अगले कैंप पर मिलेंगे तब ले आना। उसकी बहन समझाते हुए कहती है कि कोई बात नहीं है निशा, अगली बार कैंप पर जाना तो मुझे साड़ी ला कर दे देना। इस बार पिताजी ले लिए तो ले लिए, कोई चिंता की बात नहीं है। निमो समझा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी जोर से बजी। हुआ क्या? पिताजी पैसा लेकर बाजार चले गए और बाजार में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद उन्हें टांग कर घर लाया गया। आगे देखिए क्या होता है। शर्मा जी का घर यही है क्या? जल्दी दरवाजा खोलिए, जोर से आवाज आई। इसी बीच बाहर से किसी ने आवाज लगाई कि शर्मा जी का घर यही है क्या? जल्दी दरवाजा खोलिए। निमो और निशा भी भागी, दरवाजा खोला तो वे सन्न रह गई, दंग रह गई देख करके। बाबूजी को बरामदे में लिटा दिया गया था। बरामदा में, घर के बरामदा में उन्हें लिटा दिया गया था। आंखें बंद थी, वे बेहोश पड़े थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था, हार्ट अटैक कर गया था। क्या हुआ इन्हें? पीछे से निशा की माँ चिल्लाई। तो पता नहीं बहन जी, ये हमारी दुकान के पास आ रहे थे कि लड़खड़ा कर गिर पड़े। दुकानदार वहाँ से बाजार से टैंकर लाया था। उस दुकानदार ने बताया कि मुझे पता नहीं इन्हें क्या हुआ, लेकिन मेरे दुकान के पास से गुजर रहे थे, लड़खड़ा कर टैंकर यहाँ ले आया हो। जेब की डायरी से घर का पता मालूम हुआ तो हम यहाँ ले आए। लगता है कि दिल का दौरा पड़ा है। हे राम, यह क्या हुआ? मैं तो, माँ ने रोना आरंभ कर दिया। अपने पति को हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ जाने के बारे में जानकर वह जोर जोर से रोने लगी। दीदी आप माँ को संभालो, बबलू जा भागकर कोने वाले डॉक्टर अंकल को बुला ला, शायद इन्हें अस्पताल ले जाना पड़े। भाई साहब आप टैक्सी मंगवा देंगे। निशा सतर्क होकर स्थिति संभालने लगी। सभी लोग रोने धोने में लगे, लेकिन निशा एक साहसी लड़की थी। उसने हिम्मत जुटाई और सारी स्थिति को भांपते हुए वह तुरंत पिता को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगी। तो किसी ने कहा इनकी तो सांस रुक गई, सब खत्म। एक आदमी ने बोला, एक आदमी बोल बैठा कि सब खत्म, सांस रुक गई है, यानी लगता है ये डेथ कर गए, मर गए। चुप रहिए आप, भीड़ हटाइए। इस पर निशा झलाते हुए बोलती कि आप लोग चुप रहिए, ऐसी बात नहीं है, भीड़ हटाइए। दीदी माँ को अंदर ले जाओ, कहकर निशा ने बाबूजी की छाती पर, जैसे फर्स्ट एड के शिक्षक ने एनसीसी कैंप की क्लास में बताया था, वैसे ही मालिश करनी शुरू की। भगवान का नाम लेकर वह मलती रही। धीमे धीमे बाबूजी सांस लेने लगे। दिल का दौरा जब पड़ जाए तो
उसका प्राथमिक उपचार है कि छाती पर धीमे धीमे मालिश किया जाता है, जिससे उसकी सांस चलती रहती है। और यह बात निशा एनसीसी कैंप में सीखी थी। तो निशा ने जो वहाँ कैंप में सीखी थी, आज वह यहाँ उपयोग में ला रही है। तभी डॉक्टर साहब आए। उन्होंने मरीज को देखकर बताया कि दिल का दौरा पड़ा है, अस्पताल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर अंकल आप भी चलिए हमारे साथ, इनको भर्ती करवाकर आ जाइएगा। तुम्हारे घर में कोई लड़का नहीं है क्या? डॉक्टर ने पूछा। क्यों, मुझ में क्या कमी है? अभी मालिश करके मैंने ही तो बाबूजी को दोबारा सांस दिलाई है, तपाक से निशा ने कहा। डॉक्टर साहब इसकी वजह से ही ये दोबारा सांस ले पा रहे हैं। दुकान वाले बुजुर्ग बोले कि डॉक्टर साहब ये लड़की है तो क्या है, इसी के वजह से ये जिंदा है, नहीं तो ये मर गए होते। अच्छा तो चलो फिर। डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम ही चलो। रुकिए मैं बाबूजी की डिस्पेंसरी के कागजात लाती हूँ, ताकि ब्लड ग्रुप वगैरह सब पता लगाने से इलाज में आसानी रहे। पहले भी जो कुछ इलाज हुआ था वो कागजात ले करके वह डॉक्टर के साथ अस्पताल जाती है। यह कुछ पैसे भी रख लो। निम्मो ने निशा को पैसे पकड़ा दिए। निम्मो जो उसकी बहन है वो कुछ पैसा देती है निशा को अस्पताल जाने के क्रम में। डॉक्टर साहब की जान पहचान से सब काम जल्दी से हो गए और निशा के बाबूजी का इलाज फौरन शुरू हो सका। मानो निशा के पैरों में चक्की लग गई हो। पैरों में चक्की लग गई हो मतलब इतनी जल्दी जल्दी काम की कि किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था, जैसे कि पैर में चक्की लगी हो। मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी। अस्पताल से घर, घर से अस्पताल, दुकान से दवाइयाँ खरीदना, समय पर दवाइयाँ देना, जरूरत पड़ने पर नर्स और डॉक्टर को ढूंढ ढूंढ कर लाना, सब जिम्मेदारी निशा ने अपने ऊपर ले ली और बखूबी संभाली। सर आप, एक दिन निशा जब बाबूजी को सूप पिला रही थी तो ऑफिस के बॉस श्री चोपड़ा उनसे मिलने आए। ऑफिस के बॉस थे श्री चोपड़ा जो उनसे मिलने आए। उस समय निशा अपने बाबूजी को सूप पिला रही थी, यानी सिरप पिला रही थी, दवा। तो इस पर उन्हें देख करके कहते हैं सर आप। तो शर्मा जी कहते हैं, शर्मा जी जो ऑफिस के बॉस हैं, नहीं चोपड़ा जो ऑफिस के बॉस हैं, वो पूछते हैं कि कैसे हो शर्मा? तो शर्मा जी कहते हैं अब काफ़ी ठीक हूँ। शर्मा जी यानी निशा के पिताजी हैं। तो अब काफ़ी ठीक हूँ सर, लगता है जल्दी छुट्टी मिलेगी अस्पताल से। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब यह छोटी डॉक्टर आपके घर में है तो आपको 4-5 दिन में छुट्टी दे सकते हैं, राउंड पर आए हुए डॉक्टर चौधरी ने कहा। डॉक्टर चौधरी जो अस्पताल में राउंड लगा रहे थे, मरीजों को जो देखभाल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हें 2-4 दिन में मैं छुट्टी दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारे घर में तो एक छोटी डॉक्टर है, वो देखभाल कर लेगी, संभाल लेगी, तुम्हें मैं जल्दी छोड़ दूंगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब यह छोटी डॉक्टर आपके घर में है तो हम आपको 4-5 दिन में छुट्टी दे सकते हैं, राउंड पर आए हुए डॉक्टर चौधरी ने कहा। छोटी डॉक्टर, यह बच्ची? चोपड़ा ने पूछा। ऑफिस के बॉस ने पूछा कि छोटी डॉक्टर किसके बारे में आप कह रहे हैं? तो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ यही बच्ची, इतनी होशियारी और सतर्कता इसने दिखाई है कि इसी की वजह से शर्मा जी बचे हैं, दिन रात सेवा करती रही है यह, डॉक्टर चौधरी ने कहा। बेटी क्या ऑफिस में शर्मा जी की छुट्टी के लिए पत्र भी तुम ही ने भेजा था? तो उसने कहा जी, बड़ा सुंदर पत्र लिखा था। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? निशा बताती है गवर्नमेंट स्कूल में, यानी सरकारी विद्यालय में। पर चिट्ठी तो बड़ी सुंदर अंग्रेजी में लिखी थी। तो फिर वह बबलू ने लिखी होगी। शर्मा जी ने कहा कि तुम तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हो तो अंग्रेजी तो तुम्हें आती नहीं होगी, तुम्हारा भाई लिखा होगा, क्योंकि तुम्हारा भाई अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है। तो निशा कहती है जी नहीं, मैंने ही चिट्ठी लिखी थी, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से ही अंग्रेजी नहीं आती। भाई शर्मा, तुम्हारी बेटी वाकई होशियार है, इसीलिए तो कहता हूँ इसे डॉक्टर बनना चाहिए। जिस तरह से इसने यहाँ की नर्सों और डॉक्टरों से काम लिया है, सबका मन जीत लिया है, उसे लगता है यह बहुत कुछ कर सकती है। जरूर बनाना इसे डॉक्टर मिस्टर शर्मा, डॉक्टर चौधरी ने कहा। मिस्टर चौधरी ने कहा, यानी डॉक्टर ने कहा
कि शर्मा जी, तुम्हारी यह बेटी बहुत ही होनहार है, इसे पढ़ाना लिखाना अच्छी तरह से, यह डॉक्टर बन सकती है, इसमें आगे बढ़ने के सारे लक्षण मौजूद हैं। यह क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? मुझे और डॉक्टर? निशा अपनी लाचारी को बताते हुए कहती है कि अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मुझे और डॉक्टर? ये संभव नहीं है, मैं लड़की हूँ ना, मुझे कैसे ये डॉक्टर बनाएंगे? और मैं भी तीसरी लड़की हूँ, पहली दूसरी नहीं तीसरी लड़की हूँ, 3 बहन हूँ, तो ये संभव नहीं है। 12वीं पास होने दें वही गनीमत है, यही बहुत काफ़ी है। मुझे यदि 12वीं तक भी पढ़ा दें यही काफ़ी है। पढ़ाएंगे तो बबलू को, यानी भाई के बारे में करिए, मुझे नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे बबलू को, चाहे वह 3rd डिवीज़न में ही पास क्यों ना हो। वह लड़का जो ठहरा, बेटी को कौन पढ़ाएगा, उस पर कौन पैसा लगाएगा? निशा ने पूछा। यह बात तो गलत है मिस्टर शर्मा, इतनी होनहार बच्ची को आप आगे नहीं बढ़ने देंगे? नहीं बेटी, तुम पढ़ना और डॉक्टर बनना, श्री चोपड़ा ने कहा। निशा ने बाबूजी की तरफ देखा और कहा, मैं तो पढ़ने के लिए तैयार हूँ और हर हाल में पढ़ूंगी, डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। दैट्स द स्पिरिट माय गर्ल्स। डॉक्टर ने कहा, दैट्स द स्पिरिट माय गर्ल्स। वाह मेरी बच्ची, काफ़ी उत्साहित हो, तुम्हें काफ़ी स्पिरिट है, उत्साह है, हिम्मत रखना। अच्छा तो मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब इतना कह करके चले गए। अच्छा छोटी डॉक्टर, मैं भी चलता हूँ, दूसरे मरीजों को भी देखना है, तुम अपने मरीज का ख्याल करना। थैंक यू डॉक्टर कहकर निशा बाबूजी की दवाई देने के लिए आगे बढ़े। इस तरह से कहानी समाप्त होती है। तो आपने इस कहानी में यह देखा कि उस घर में जिस पर भरोसा किया जा रहा था बेटा पर, वह काम नहीं आया, और जिसे हीन भावना से देखा जा रहा था वही काम आई। जब पिताजी बीमार पड़े तो निशा नाम की जो तीसरी लड़की थी वही मदद की, उसी के बदौलत पिता की जान बची, अन्यथा वे इस दुनिया में नहीं रह पाते। तो आज के इस कहानी में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभम भवतु। अद्य दिवसम्।